बोलते रहो। हाय, जायके के उस्ताद सीरीज में आप लोग सबका स्वागत है। माय नेम इज़ अंजलि रामास्वामी। मैं एक शेफ़ हूँ। शुरुआत में मैंने ताज में काम किया था, उसके बाद अपना एक रेस्टोरेंट शुरू किया, फिर मैंने बहुत सारे कंसल्टेंसीज किए और आज मैं टेलीविज़न शोज़ बनाती हूँ। आप लोग काफ़ी ने मास्टर शेफ़ इंडिया का नाम सुना होगा। मैं मास्टर शेफ़ इंडिया की फूड हेड हूँ। फूड हेड यानी क्या टास्क्स होने वाले हैं, कौन कंटेस्टेंट सिलेक्ट होंगे, कैसे कैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे, शेफ्स क्या क्या दिखाएंगे, वो सब मैं हैंडल करती हूँ। मैंने मास्टर शेफ़ के 3 सीजन्स किए हुए हैं और पिछले 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और कुछ न कुछ खाने के साथ करती रहती हूँ। तो आज जायके के उस्ताद सीरीज़ में सबसे पहले मैं ईरा जी को थैंक करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया ये एक छोटी सी रेसिपी आप सबको दिखाने के लिए। एंड थैंक्स टू कैच मसाले कि उन्होंने ये सारे मसाले हमें दिए हैं ताकि हम बहुत ही जायकेदार खाना बना सकें। आज जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ उसका नाम है खस्ता कचौड़ी और हींग वाले आलू। ये जो रेसिपी है उसमें आपको किसी भी ज़्यादा ताज़े इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लॉकडाउन वाला टाइम जहाँ पे हम सब अभी घर पे बैठे हैं, धीरे धीरे आजकल थोड़ा बाहर निकलने लगे हैं, बट वी ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत लोगों को ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिल नहीं रहे हैं, ताज़े इंग्रेडिएंट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने सोचा आज हम ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो स्टेपल पैंट्री इंग्रेडिएंट्स, जो चीज़ें हमारे घर पे मौजूद होती हैं, उसके साथ बना सके। और आज की जो रेसिपी है उसमें मेजर अमाउंट ऑफ स्पाइसेस का यूज़ है। हमारे इंडियन खानों में ना मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और ये जो आज की रेसिपी है उसका पूरा जायका ये कैच के मसालों से, बेसिकली मसालों से ही बना हुआ है। सो क्या ईरा जी मैं शुरू कर सकती हूँ? ऑलराइट, सो आज का रेसिपी यहाँ शुरू करते हैं। ये वाली जो रेसिपी है इसमें 3 स्टेप्स हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स। पहला हम एक पिट्ठी बनाएंगे। पिट्ठी एज इन जो हमारी कचौड़ी है उसकी स्टफिंग। तो हम बनाने वाले हैं मूंग दाल की पिट्ठी। उसके बाद हमने बनानी है एक डो जो है हमारी कचौड़ी की डो, और इसके साथ हम बना रहे हैं हींग वाले आलू। तो स्टार्ट करते हैं हम पिट्ठी के साथ क्योंकि उसे थोड़ा सा ठंडा भी करना पड़ता है। तो पिट्ठी के लिए आइए क्या इंग्रेडिएंट्स है देखो। सबसे पहले हमने ये पैन लिया हुआ है। पैन के लिए और ये पिट्ठी के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ। सो वी गोइंग टू स्टार्ट विद सम ऑयल, जीरा, हींग, यहाँ मेरे पास हींग है, बेसन, और ये है मूंग दाल। बेसिकली जो धुली मूंग दाल होती है उसे हमने सोक किया है, 1 घंटे के लिए सोक किया हुआ, नॉर्मल ठंडे पानी में 1 घंटे धो के, अच्छे से धो के 2-3 बार 1 घंटे के लिए सोक किया। उसके बाद उसे छलनी में 1 घंटा छोड़ दिया क्योंकि हम मॉइस्ट नहीं रख सकते उसे, थोड़ा सा उसे सूखना पड़ता है। उसके बाद हमने कोर्स ग्राइंड किया है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं है, थोड़ा सा कोर्स ग्राइंड करके रखा है। दैट्स इट। सो मूंग दाल की पिट्ठी के लिए मूंग दाल को 1 घंटा सोक, 1 घंटा छलनी में, और उसके बाद कोर्स ग्राइंड। इसके बाद हमें ये मसालों की ज़रूरत है, विच इज़ कैच का गरम मसाला, कैच का कश्मीरी मिर्च पाउडर, कैच का सौंठ पाउडर मतलब सूखे अदरक का पाउडर। उसके बाद ये सौंफ का पाउडर बनाया मैंने। बेसिकली सौंफ को मैंने कूट लिया है, थोड़ा सा रफ कूटा है, एकदम फाइन भी नहीं चाहिए। एंड देन आई गॉट सम धनिया का पाउडर, आमचूर पाउडर और चाट मसाला। तो अगर आप देख रहे हो तो इसमें भर के मसाले हैं क्योंकि इस पिट्ठी का स्वाद इन मसालों से ही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन को गरम करना है और इस गरम पैन में मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। जैसे ही हमारा तेल थोड़ा गरम हो जाएगा हम इसमें जीरा डाल देंगे। हाँ जी, मेरा तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। मैं इसमें 1 चम्मच के आसपास जीरा डाल रही हूँ। बस ये जीरा को क्रैकल होने तक रुकेंगे।
अब देख रहे हैं ये हल्का सा सिजल होने लग गया है। हम फुल क्रैकल का वेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने हींग भी डालनी है, और अगर बहुत गर्म तेल में हींग डालेंगे तो हींग जलने का चांस होता है। तो हल्का सा इसमें अब हींग डाल दिया। हाँ जी, जैसे हींग का बहुत अच्छा सा एक खुशबू आने लग जाता है, आई विल ऐड बेसन। बेसन इसमें मैं एक भरा चम्मच डाल रही हूँ। और अब आपको इसे फ्राई करना है जब तक ये बेसन का कच्चा स्वाद न चला जाए। इस पिट्ठी में बेसन इसीलिए ऐड करते हैं, आप देख रहे हो कैसे ये फ्लफ हो रहा है, एकदम बुलबुले कर रहा है। इसको हिलाते रहिएगा वरना कब बेसन जल जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। हाँ, और बेसन हम क्यों ऐड करते हैं? बेसन इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जब हम ये मूंग दाल डालें ना तो मूंग दाल जले ना या हमारे पैन में चिपके ना। बेसन उसको एकदम ड्राई कर देता है। ओके, अभी आप देख रहे हो ये कलर आ रहा है। मैं एकदम इसको अभी हल्का कर दे रही हूँ, गैस को कम कर दे रही हूँ, अच्छे से हिला रहे। कैन यू सी दैट ब्राउन कलर बेसन का? इसका मतलब मेरा बेसन अभी भुन चुका है। अब ये भुने हुए बेसन में मैंने गैस ऑफ करके मैं ये पिट्ठी डाल रही हूँ। अगर आप कुछ 10 से 11 कचौड़ियाँ बनाने चाहते हैं मीडियम साइज की, तो आपको लगेगा 1/4 कप मूंग दाल, ड्राई मूंग दाल। अगर आप 1/4 कप लोगे और उसको सोक करके यूज़ करोगे, आपकी 10 कचौड़ियाँ तो बन जाएंगी। ओके, अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके मैं वापस से गैस को ऑन करूँगी। मैंने गैस इसलिए ऑफ कर दिया क्योंकि मैं चांसेस ही नहीं चाहती कि मेरा पिट्ठी जले। इसको अच्छे से ऐसे क्रश करके आप मिक्स करें ताकि कोई भी गुठली ना हो, कोई लम्प्स नहीं हो। ओके, एंड नाउ आई एम गोना स्विच ऑन द गैस अगेन। ऑलराइट, अब ये जो मेरी पिट्ठी फ्राई हो रही है इसमें हम अपने सारे मसाले डालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मसाला डालने वाले हैं वो है थोड़ा सा लाल मिर्च। इसमें आप 1 चम्मच 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। देन आधा चम्मच, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर, 2 छोटी चम्मच सौंफ, 2 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच अमचूर, क्योंकि ये उसको वो खटाई देगी। क्योंकि हम इसमें कोई भी फ्रेश इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ कर रहे हैं, जैसे धनिया हो गया या नींबू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, ऐसा कोई भी फ्रेश इंग्रेडिएंट हम यूज़ नहीं कर रहे। तो उसके जो ऑल्टरनेट्स होते हैं, सौंठ का पाउडर हो गया, सूखे अदरक का पाउडर, खटाई के लिए अमचूर हो गया, तो वैसे इस्तेमाल करें। और क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वाला जब कचौड़ी बनता है तो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इसमें क्यों नहीं यूज़ होते? क्योंकि जब ये पहली बार बनी थी, ये इसलिए बनी थी ताकि हम उसे घर पे 7-8 दिन के लिए रख सकें। तो अगर इसमें अगर हम फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं तो वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं तो हम आराम से उसे स्टोर कर सकते हैं। इस वजह से इसमें हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आपको इसे तब तक भूनना है जब तक एक तो आपका मूंग दाल पक न जाए और दूसरा ये ड्राई ना हो जाए। इसमें जितना मॉइस्चर है उसको इवेपोरेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी जो कचौड़ी है वो 2-3 दिन में ही थोड़ी सी ख़राब होने लग जाएगी। हाँ, अगर आप उसको इमीडिएटली खाने वाले हैं, जो यूजुअली हमारे घर में होता है, हम ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाते, 1-2 दिन में ही सब खत्म हो जाती है, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि आप इसको जितना भूने उतना उस मूंग दाल का स्वाद आता है, उतना इस मसालों का स्वाद बढ़ता है। तो अच्छे से इन्हें भूनें। अगर आप देखेंगे, अगर हमने शुरुआत जब की थी तो मूंग दाल का रंग एकदम पीला था,
एंड नाउ इट्स गेटिंग नाइस एंड गोल्डन ब्राउन। बीच बीच में उसे ऐसे ऐसे मारते रहे ताकि जो भी अगर कोई गुठली है तो वो टूट जाए। अब इसमें एक आखिरी इंग्रेडिएंट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो सबसे अच्छा स्वाद भी देती है मेरे अनुसार, और वो है कैच का चाट मसाला। चाट मसाला में ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं, ऑलरेडी रेडी होते हैं आपके लिए। अगर आप इसमें देखो, इसमें नमक, कच्चे आम का पाउडर, काला नमक दैट्स ब्लैक सॉल्ट, जीरा, पुदीना, ब्लैक पेपर, सिनेमन, कोरिएंडर, चिलीज, क्लोव्स, सब एक ही चीज़ में है। सो व्हाई नॉट जस्ट यूज दैट, राइट। तो ये जो कैच का चाट मसाला है, ये अगर हम एंड में थोड़ा सा डालें तो वो खटास भी आ जाती है, वो नमक का भी आ जाता है और एक स्वाद बहुत अच्छी हो जाती है। तो यूजुअली दैट्स अबाउट 1 फुल टीस्पून ऑफ चाट मसाला जो मैंने ऐड किया है। एंड आई एम गोइंग टू आल्सो ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। दैट्स इट। और अगर आप देखो, मेरी पिट्ठी काफ़ी ड्राई हो चुकी है एंड इट्स ऑलमोस्ट रेडी। कहीं पे भी आपको ज़्यादा मॉइस्चर नहीं दिख रहा है, वो ऑलमोस्ट मेरी भुन चुकी है और तैयार है। ऑलराइट। तो मेरे कैमरा में मेरे हस्बैंड है अरविंद, so मैं उनको पूछती हूँ कोई क्वेश्चन है पिट्ठी के लिए before I move to the next step. Can we add kasuri methi? The question is from Isha Dhingra. Absolutely Isha, आप कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो। The only thing about कसूरी मेथी is हम कसूरी मेथी को थोड़ा सा पहले ड्राई कर लीजिएगा। जो हमें मार्केट से भी जो मेरे को डब्बों में मिलती है ना, उसमें फिर भी थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है। तो एक तवे पे उसे फैला के, गरम तवे पे उसको थोड़ा ड्राई कर लो, फिर पाउडर करके आप ऐड कर सकते हो। द रीज़न आई डोंट ऐड कसूरी मेथी इज़ दैट एक तो ट्रेडिशनली डलता नहीं है, दूसरा मुझे कसूरी मेथी का ना स्वाद थोड़ा सा ना वो कड़वा लगता है। तो मैं कसूरी मेथी यूजुअली उन्हीं चीज़ों में ऐड करती हूँ जिसमें बहुत सारा खटास या बहुत सारा मिठास होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम मखनी ग्रेवी बनाते हैं जो टमाटरों से बनती है, वो बहुत मीठी और खट्टी होती है। उसको अगर आप एंड कसूरी मेथी से करोगे तो वो जो बिटरनेस होती है वो बैलेंस बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मेरी पिट्ठी में ना कुछ मिठास है ना कोई खटास, थोड़ा सा खटास क्योंकि ऑफ अमचूर है, उतनी नहीं है, तो मैं कसूरी मेथी इसमें ऐड नहीं करना चाहूँगी। ओके, तो ये मेरी पिट्ठी डन है। इसको मैं अब साइड करने वाली हूँ क्योंकि इसे ठंडा होना इसे बहुत ज़रूरी है। पिट्ठी को कचौड़ी में डालने के पहले उसे एक बोल में या किसी प्लेट में निकाल लें ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि हम उसके बाद ही उसे स्टफिंग कर पाएंगे। ओके, ये बहुत पर्सनल चीज़ है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यही पैन वापस यूज़ करने वाली हूँ हमारे आलू की सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पे मेरे घर पे कोई नहीं आ रहा बर्तन धोने के लिए। बर्तन मैंने ही धोने हैं, तो मैं इसको रीयूज़ करने वाली हूँ। ओके, सो नाउ आई हैव गॉट दिस पैन बैक ऑन द गैस। और पिट्ठी बनाने के बाद अभी मैं इस पे आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ। अब इस सब्जी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ये सब्जी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर। ओके, तो ये मेरे पास टमाटर है। अगर आप देखो तो ये मैंने एकदम पिसा नहीं है, ये थोड़ा सा दरदरा पीसा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही टमाटर को पीस के रखें, क्योंकि अगर एकदम फाइन कर देते हैं ना तो बहुत बार ना वो टमाटर का स्वाद चला जाता है। मुझे उतना नहीं पसंद आता जब तक वो मखनी ग्रेवी ना हो, जैसे पनीर मखनी या बटर चिकन टाइप ऑफ ग्रेवी जिसमें एकदम पिसा हुआ अच्छा लगता है। लेकिन ये वाली ग्रेवी उसमें ना थोड़ा सा वो दरदरापन ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये टमाटर है मेरे पास जो हल्का सा दरदरा रखा हुआ है। ओके, इसमें जाएगा सबसे पहले घी। हम ये बनाने वाले हैं घी में। ये ना एक हलवाई वाली सब्जी है जो घी में ही बनती है, तो हम शुरुआत करेंगे घी से। तो अभी मैंने पैन ऑन करा है। पैन में मैं ये बनाने वाली हूँ मतलब 2 से 3 लोगों के खाने लायक। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आधा लेडल, बोले तो 4 चम्मच के आसपास घी लेने वाली हूँ। ठीक है, ये गई मेरी घी। अभी ये ना एक ट्रिक है
जो मेरी मम्मा, मेरी दीदी, मेरी मदर इन लॉ, मेरी दीदी की मदर इन लॉ सब इस्तेमाल करते हैं, जो है कि जब भी कोई टमाटर की ग्रेवी बनाई जाए तो सबसे पहले घी या तेल में जाती है चीनी। ओके, तो सबसे पहले घी या तेल में हम डालते हैं 1 चम्मच चीनी। अब आप पूछोगे क्यों, किस वजह से? चीनी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जब चीनी कैरमलाइज होती है, वो हल्का सा जब वो गोल्डन ब्राउन कलर आता है, तब हमारे टमाटर की ग्रेवी का जो टमाटर का लाल रंग है वो और वैसे भी टमाटर जो होती है वो बहुत खट्टी होती है, चीनी डाल देते हैं, बाद में भी थोड़ा जरूर डालेंगे, पर शुरुआत में ये चीनी डालना बहुत जरूरी है। सो एज माई हस्बैंड इज सेइंग दैट आई नीड टू रिपीट, ये हम बना रहे हैं हींग वाले आलू और इसका मेन इंग्रेडिएंट है टमाटर। जो टमाटर मैंने कद्दूकस करके या पल्स करके रखा है, एकदम ग्रेवी में प्यूरे नहीं होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हो हल्का सा ऐसे पीसेस होने चाहिए इसमें, ठीक है, ये करके रखा है। और सबसे पहले हमने शुरुआत किया घी से, क्योंकि ये एक हलवाई की ग्रेवी है, हम शुरू कर रहे हैं घी से। और घी में हमने सबसे पहले डाला है चीनी। चीनी क्यों डाला? क्योंकि जो टमाटर की खटास होती है, एक वो उसको काटती है, और दूसरा टमाटर की ग्रेवी का जो एकदम लाल रंग आता है वो इस घी में चीनी की वजह से आता है। तो सबसे पहले अगर आप देख सको तो हल्का हल्का सा ये हमारा चीनी अभी कैरमलाइज होना शुरू हो गया है। ये जो रंग है, दिस इज ओनली व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जैसे आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। और अब आई मेरी मसाले की पेटी। अब जब ये मेरा चीनी हल्का सा कैरमलाइज होना शुरू हो गया है, एक गोल्डन गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी अपने साबुत मसाले। तो ये आया मेरा मसाला डब्बा। इसमें से सबसे पहले आधा चम्मच सौंफ, 1 तेज पत्ता और 1 लाल मिर्च, ये सबसे पहले जाएगा। जैसे ये स्वाद दे हमारे घी को, तब तक मैं एक हमाम दस्ते में थोड़ा सा धनिया ले रही हूँ, थोड़ा बोले तो कोई 1 से 2 चम्मच के आसपास, और इसको हल्का सा कूट लेंगे, हल्का सा। बेसिकली आप एक धनिया की चीज़ को 2 में भाग में करके निकालना, ये देखिए, ठीक है। और ये मैं ऐड कर दूंगी अपने घी में। देख, तो तड़के में बहुत सुंदर स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। ओके, हाँ जी, अभी स्मेल तो अच्छी हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। और हम बेसन इस बार क्यों ऐड कर रहे हैं? पिछली बार तो ताकि मूंग दाल चिपके नहीं, इसलिए ऐड किया था। अभी आप बेसन ऐड कर रहे हो ताकि जो ग्रेवी है उसमें एक थिकनेस आए, ठीक है, क्योंकि ना प्याज डल रही है ना, प्याज यूजुअली थिकनेस देती है आपकी ग्रेवी को, ना दही डल रही है, तो इसलिए इसकी थिकनेस के लिए हम हल्का सा बेसन डालते हैं। तो आधे चम्मच के आसपास बेसन डलेगा, और वही जैसे मूंग दाल में वो एकदम बबल बबल हुआ था, वैसे ही ये भी होगा। अगर आप नोटिस कर रहे हो, मैं भी ना काफ़ी हल्की आंच पे इसको बना रही हूँ। और अगर आप किसी भी शेफ़ को पूछोगे, स्पेशली इंडियन शेफ्स को अगर आप पूछोगे, जो खानसामे जिन्हें कहते हैं, जो बहुत टाइम से खाना बना रहे हैं, वो हमेशा कहेंगे कि इंडियन खाना ना धीमी आंच पे बनना चाहिए। अगर आप उसको बहुत जल्दी बनाने की कोशिश में तेज़ आंच में बनाओगे ना, या तो वो जल जाएगा, या तो जो स्वाद है ना मसालों के, वो आएंगे ही नहीं, खाने में आएंगे ही नहीं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई इंडियन ग्रेवी बनाएं तो उसे धीमी आंच पे बनाएं। हाँ, जैसे अगर हम चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं तो हम वॉक पे तो एकदम हाई हीट पे बना लेते हैं, लेकिन अगर आप कोई इंडियन ग्रेवी बनाओगे ना, आप बस ट्राई करो कि अगर आपने उसको धीमी आंच पे बनाया और कभी जल्दी बनाने की कोशिश करी तो कितना फ़र्क पड़ता है। बहुत बारी हमारे मम्मी पापा भी कहते हैं कि प्रेशर कुकर मत यूज़ करो, धीमी आंच पे कुक करके देखो। हाँ, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा गैस लग जाती है, बट स्वाद उसी में आता है। ओके, तो अब मेरा बेसन अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हींग डालने वाली हूँ। वो 1 चम्मच हींग डाला,
और ये अब अच्छा सा भून गया है। ओके, अब इसमें मैं अपना टमाटर ऐड करने वाली हूँ। ये अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 मीडियम साइज टमाटोज का प्यूरी। बस ये आपने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब आप इसको एक स्लो हीट में पकने दोगे। जब तक वो पक रहा है, इसका ना मसालों का एक, क्या बोलूं, मसालों का एक मिश्रण बनाना है, एक मिक्स बनाना है। क्योंकि अगर हम मसाले डायरेक्टली इसमें डाल देंगे ना तो जलने का चांस होता है। तो हम अब इसमें ना मसाले ऐसे डालेंगे कि हम उसको एक बोल में मिक्स करके अलग से पानी में फिर ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए जिंजर का पेस्ट। ये कुछ 2 चम्मच जिंजर का पेस्ट है, ठीक है। इसमें आई एम गोइंग टू ऐड थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर। दैट्स इट। ये ऐड किया। यहां से थोड़ी सी हींग ऐड की और इसमें पानी मिला के एक पेस्ट बना लिया। इससे क्या होगा, जो हमारे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं। ये देखिए, ये एक अच्छा सा मिक्सचर बना के हम ऐड कर देंगे हमारे हींग वाले आलू की ग्रेवी में। दैट्स इट। वो मिक्स करके एकदम जैसे कहा था स्लो आंच पे इसे पकने दीजिए जब तक कि तेल बाहर नहीं आ जाए, तब तक ये पकते रहेगा। ओके, अब हम आपको अगले स्टेप की बात करते हैं। तो हमारी पिट्ठी तैयार हो गई है, हमारे आलू की सब्जी की ग्रेवी चढ़ चुकी है। अब बचा हमारी कचौड़ी का आउटर कवर, ठीक है, वो बताते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए मैदा यहाँ पे हमने लिया है 2 कप। 2 कप मतलब 250 ग्राम के आसपास, 2 कप या 250 ग्राम मैदा। इसमें जाएगा 4 चम्मच घी। और कौन सा घी? पिघला हुआ घी। ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग जो मेजरमेंट्स करते हैं ना घी की या मक्खन की, हमें समझ नहीं आता कि मेजरमेंट क्या होती है। वो कहते हैं 4 चम्मच, हम वो जमा हुआ घी का मस्त 4 चम्मच उठा के डाल देते हैं और वो बन जाती है 8 चम्मच। तो जब 4 चम्मच बोला जा रहा है वो है पिघला हुआ घी, ठीक है। तो 4 चम्मच पिघला हुआ घी। जब हम कचौड़ी या समोसा उसका जो कवरिंग बनाते हैं ना, तो मोइन बोलते हैं हम इसे। तो ये जो कवरिंग है, उसे जो घी हम डालते हैं, फैट डालते हैं, हम उसको मोइन कहते हैं। अगर आपको खस्ता चाहिए, ठीक है, तो 20% मोइन होना चाहिए। 20%। इसका मतलब अगर 100 ग्राम मैदा लिया है आपने, तो उसमें आप कितना 20 ग्राम मोइन डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा न डालें। कम डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खस्ता थोड़ा कम हो जाएगा। 20 से अगर ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएगा, वो तेल छोड़ने लगेगा। तो 20%। तो 250 ग्राम में मैं अबाउट 40 से 50 ग्राम मैं घी डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर घी नहीं, अगर आपको तेल डालना है तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके अलावा हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन। मैं इसमें कुछ 1 चम्मच के आसपास अजवाइन डालती हूँ। अजवाइन इसलिए डालते हैं क्योंकि अजवाइन ना डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो जब भी कोई फ्राइड चीज़ खाएं, जैसे पूड़ी खाते हैं हम, या जैसे ये कचौड़ी हो गई, समोसे हो गए, तो हम यूजुअली उसमें डालते हैं अजवाइन। ये मेरी मम्मी का कहना है, वो हमेशा कहती है कि अजवाइन डालो, एक तो तला हुआ खा रहे हो, एटलीस्ट डाइजेस्ट तो होगा ठीक से। तो इसीलिए हम अजवाइन डालते हैं इसमें। ऑब्वियसली उसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। एंड फाइनली इसमें हम डालेंगे पानी और स्वाद के लिए स्वाद अनुसार नमक। अगर आप ये कचौड़ी एक ग्रेवी के साथ सर्व कर रहे हो तो नमक थोड़ा सा कम ही रखना, हाथ को थोड़ा कंट्रोल करना, वरना ग्रेवी में भी नमक, कचौड़ी में भी नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ चाट टाइप खा रहे हो तो हाँ, थोड़ा सा ढंग से नमक डाल लीजिएगा।
एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे कि अगर आपको कचौड़ी खस्ती चाहिए तो जो पानी है वो ठंडा होना चाहिए, ठीक है? गरम नहीं, रूम टेम्परेचर नहीं, आप ठंडा इस्तेमाल करें। अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल करोगे तो आपकी कचौड़ी बहुत खस्ता बनेगी, ठीक है? अब इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैदे में आप घी को डाल देना और अजवाइन और नमक भी डाल देना और फिर उसको अपने उंगलियों से उसे मिक्स कीजिएगा, ठीक है? पूरा हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ उंगलियों से मिक्स कीजिए। इससे क्या होगा कि मैदा का हर दाने पे घी लग जाएगी। जब आपको ऐसा लगे कि पूरा मिक्स हो चुका है, हर दाना थोड़ा सा चिपक रहा है, घी जैसा हो गया है, तब आप उसमें पानी डाल दें, ठीक है? और 250 ग्राम मैदे में मैंने 90 ग्राम पानी डाला था, ठंडा पानी, ठीक है? 90 ग्राम मतलब आधे कप से थोड़ा ज़्यादा, बस, ठीक है? अब ये डाल के आप एक सॉफ्ट गूंद लोगे, सॉफ्ट आटा गूंद लोगे। थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा सख्त होगा। आप ये मत सोचना कि थोड़ा सा नरम करना है तो और पानी डाल दे, नहीं, क्योंकि जब आप उसको रेस्ट करोगे ना तब वो ऑटोमेटिकली नरम हो जाता है, क्योंकि मैदा ना धीरे धीरे करके पानी अब्जॉर्ब करता है, आटे की तरह नहीं है मैदा। बाद में जब आप आधे घंटे बाद उसको रेस्ट करके देखोगे ना, तब आप देखोगे कि वो ऑलरेडी इतना सॉफ्ट हो गया। ये देखिए, ये इतना हार्ड था जब मैंने बनाया, अब देखिए कितना सॉफ्ट है, ठीक है? तो ये कंसिस्टेंसी हो जाती है आधे घंटे उसको रेस्ट करने के बाद। अब इसकी हम लोइयाँ बनाएंगे। ये जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत नॉर्थ इंडियन है, पिट्ठी हो गया, लोई हो गया, मोइन हो गया। तो लोई हम बनाएंगे कुछ आप इस तरह, इस साइज़ की लोइयाँ बना सकते हैं। वैसे अगर आप सोचो, जब आप बॉम्बे में जाते हो, बॉम्बे में भी ना सुबह एक कचौड़ी और सब्जी टाइप ब्रेकफास्ट मिलती है, वो वाली इतनी बड़ी बड़ी होती है। बीकानेर वाला में अगर आप देखो तो छोटी छोटी मिनी कचौड़ियाँ भी मिलती हैं। अब ये आप पे निर्भर है कि आपको कौन सी साइज़ की बनानी है, ठीक है? आप बड़े बना के 2 दे के सब्जी के साथ भी कर सकते हो, छोटे छोटे करके 4 भी बना सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। मैं ये साइज़ की बना रही हूँ, तो इससे मेरे 3 बन जाएंगे। तो ये 3 लोइयाँ मैंने बना ली हैं। अच्छा, जो मैंने आपको 250 ग्राम मैदा का मेजरमेंट बताया है, इस 250 ग्राम में आप आराम से 10 से 11 कचौड़ियाँ इस साइज़ की बना सकते हो, ठीक है? और उसी के लिए मैंने मूंग दाल का भी मेजरमेंट बताया था आपको कि 1/4 कप मूंग दाल इज़ मोर देन इनफ फॉर द पिट्ठी, ठीक है? अच्छा, अब आप इसकी कचौड़ियाँ बनाओगे कैसे? सबसे पहले अच्छे से इसको राउंड कर लीजिए। ये करने के बाद अभी आपको इसकी ना एक टोकरी जैसी बनानी है, तो आप एजेस को पतला करोगे, ऐसे बीच का हिस्सा मोटा रखें और एजेस को ऐसे एकदम पतला 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 कर लीजिए, जितना आप पतला कर सकते हो। वैसे भी मैदा में ना बहुत स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिक होता है, तो आप एक अच्छा सा एक टोकरी बना लीजिए, ठीक है? यहाँ साइड में मेरी सॉस पक रही है। इसको हमें इतना पकाना है कि बिल्कुल भी पानी ही न रहे, ठीक है? तो ये साइड में पक रही है। अभी जो पिट्ठी हमने बनाई थी वो अभी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर लोई, छोटी लोई है तो आधे चम्मच के आसपास, बड़ी है तो 1 चम्मच, बीच में भरोगे आप। अब जैसे मोमोज या डिमसम्स का फोल्ड करते हैं ना, वैसे करेंगे। सो ये लीजिए, एक पहला फोल्ड, फिर ये वाली उंगली से दबाएं, दूसरा फोल्ड, फिर इस पिट्ठी को थोड़ा अंदर करके तीसरा, ऐसे पिट्ठी दबाओ, फोल्ड, पिट्ठी दबाओ, फोल्ड, ऐसे करके आप पूरे को एक फोल्ड करके एक पोटली जैसे बना लोगे। इस पोटली का ऊपर वाला हिस्सा जो चोंच है उसको थोड़ा सा सील कर दो। अब इसको काटना नहीं है, तोड़ के साइड नहीं करना है, इसको आपने ऐसे करके फोल्ड कर देनी है, ठीक है? ये बनी आपकी पहली कचौड़ी। अब मैं एक और दिखाती हूँ आपको, ठीक है? अगेन क्या बोला था, पहले गोल करना है, ठीक है? गोल करके साइड्स को ऐसे फोल्ड अप करना है, एकदम पतला, बीच वाला हिस्सा मोटा रखें, ठीक है? जितना पतला करके आप इसकी टोकरी बना सको, बड़ा 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 करके बनाओ, ठीक है? ये एक पॉकेट जैसी बन जाएगी। अब बीच में हम डालेंगे पिट्ठी, ठीक है? आ गई पिट्ठी। अब इसको फोल्ड करेंगे, तो पहले फर्स्ट फोल्ड, एक कोना दबा लो, ठीक है? फिर एक फोल्ड, फिर दूसरा, पिट्ठी को अंदर दबाएं, फोल्ड 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 फुल फोल्ड, बन गई मेरी पोटली। किया मैंने
टर्न और दबाया, ठीक है। अब जब इसको आप रिजर्व कर रहे हो तो हमेशा ऐसे उल्टा करके रिजर्व करके रख लो। ओके, डन। अब मेरा जो टमाटर है ऑलमोस्ट डन ही लग रहा है। अगर आप देखो, अभी जैसे मैंने कहा था मेरे को स्लो कुक करना अच्छा लगता है, तो इसको थोड़ा सा और टाइम लग रहा है। इसको अगर आप ढक के पकाओगे तो अच्छे से इसका जो तेल है वो सारा निकल जाएगा और कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देख रहे हो कितना सूख गया है पूरा, ऐसा हो जाएगा। तो अब मैं इसे रखती हूँ और आगे बढ़ाती हूँ। ओके, ये मेरी ग्रेवी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है। इसको हल्का सा मैं थोड़ा गरम कर लेती हूँ। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हम आ गए वापस हमारी हींग वाले आलू पे, ठीक है। जब तक मेरी ग्रेवी थोड़ी सी गर्म हो रही है मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने कुछ बॉइल्ड पोटैटोज रखे थे, देखिए कुछ बॉइल्ड पोटैटोज रखे थे, इनको मैं इसमें ऐड करूँगी। ये वाले जो सॉरी कुछ सवाल है, अच्छा, ये वाले जो आलू हैं इसको हम काटते नहीं हैं, हम इसे मैश करते हैं, ठीक है। और इसका भी एक टेक्निक है। एक तो आप पहले इसको ऐसे ही क्रश कर दो, ठीक है, ऐसे करा और तोड़ दिया, बस। बेसिकली आप मैश भी नहीं कर रहे हो, आप बस तोड़ दे रहे हो, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप पानी ऐड करोगे, खोल दो सर, थैंक यू। इसी में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ऐसे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। और अब ये आलू और ये पानी दोनों हमारी ग्रेवी में जाएगा इधर, दे, और ये हम अब मिक्स कर देंगे। अब ये थोड़ा सा फ्राई होगा, ग्रेवी इसकी थिक हो जाएगी, क्योंकि जो आलू है उसको हमने क्रश करके डाला है, तो क्रश करने से उसका जो स्टार्च है वो भी इस ग्रेवी में मिक्स हो चुका है। बस अब ये थोड़ा सा और पकेगा और मेरी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। इसमें आपको मैक्सिमम फ्लेवर आने वाला है हींग का, क्योंकि हमने 2 बार डाला, पहले भी जब घी में डाला था तब भी हींग डाला था, फिर जब हमने वो अदरक का पेस्ट बनाया था उसमें भी हींग डाला था, इसीलिए इसमें हींग का स्वाद सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। अभी हम गोइंग टू टेल यू कि जो हमारी कचौड़ी है उसको कैसे फ्राई करना है, ठीक है। आपको कचौड़ी को एकदम धीमी आंच पे फ्राई करना है, ओके। धीमी इन द सेंस जब आपका तेल गरम है, इतना गरम है कि जब मैंने कचौड़ी डाली उसमें तो उसमें बबल्स तक नहीं आ रहे, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक बबल्स नहीं आने चाहिए। दैट इज हाउ लो द हीट नीड्स टू बी, ठीक है। अगर आपकी हीट थोड़ी सी भी हाई हो गई ना तो आपकी कचौड़ी में ना बबल्स आ जाएंगे। वो बोलते हैं ना कभी कभी जब हम समोसे खरीदते हैं तो उनमें थोड़े थोड़े बबल्स रहते हैं, हाँ, वो इसलिए क्योंकि उसमें उसको वो हाई तेल पे, हाई हॉट तेल पे उसको फ्राई किया गया है। पर अगर आप धीमी आंच में फ्राई करोगे तो वो एक इवननेस आएगा, ओके। अब कैसे करोगे, ये जो आपने बना के रखी है ना, ये जो हमने स्टफ्ड बना के रखी थी, अब आप उसको उल्टा करोगे, ठीक है। जो फोल्ड की थी वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ओके। और ये वाला जो हिस्सा है मेरा, ये वाला हिस्सा, इससे मैं इसको दबाऊंगी, बीच से दबाऊंगी ताकि वो बाहर की तरफ जाए, ऐसे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मैंने बीच में जो मूंग दाल स्टफिंग की थी ना वो इवनली स्प्रेड हो रही है। अगर मैंने एजेस को दबाया तो एज पतली हो जाएगी और मूंग दाल बीच में ही रह जाएगी। सो अभी आपको ऐसे उसको फ्राई करना है, ओके। और ये जो दूसरा वाला है उसको भी ऑपोजिट साइड लेंगे और फिर बीच में से उसे बाहर की तरफ दबाएंगे।
क्यों आप इस तरफ से कर रहे हो? क्योंकि जो आपने ये जो फोल्ड करके दबाई है ना, ये हाथ से जब आप दबा रहे हो तो वो भी अंदर दब जा रही है, करेक्ट? ऐसे, ठीक है। और फ्राई करते समय ये वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है वो फ्राई करते वक्त ऊपर की तरफ रहना चाहिए। ऑलराइट, अभी काफ़ी देर होगी ना रेसिपी बताते बताते, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको बनी हुई कचौड़ी दिखा देती हूँ, ठीक है। एक सेकंड। ये देखो, ये बनाई है हमने कचौड़ियाँ, और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वाली जो कचौड़ी है वो तेज़ आंच पे गई थी। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि क्या होता है जब तेज़ आंच पे जाती है, तो ऐसे ऐसे बबल्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसे धीमी आंच पे करोगे तो वो बिना बबल्स की बनेगी और बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी कचौड़ियाँ। अब इसमें मैं डालूंगी हमारी सब्जी। एक सेकेंड। ये गए हमारे हींग वाले आलू। एकदम घर की रेसिपी है, एकदम सिंपल है, बहुत ही अच्छी है। मतलब कंफर्ट फूड जिसे कहते हैं ना, ये वही है। सो हियर इज माय कचौड़ी और आलू की सब्जी, हींग वाले आलू की सब्जी। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो और आप ज़रूर ट्राई करोगे। अगर आपके बहुत सारे सवाल हैं, मैं जवाब देना चाहूँगी। मैं उन्हें मैसेजेस पे जवाब दे दूँगी, आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ईरा जी, थैंक यू कैच स्पाइसेस। बहुत ही अच्छा लगा ये लाइव करके। थैंक यू।